हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आप अगर हरियाणा सरकार के कर्मचारी तो अपने इस चैनल के साथ जुड़ जाओ और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है जिस पे लगभग 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं। आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको कर्मचारी से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस रूल जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और जो भी मेरे लायक जो भी साथी मुझसे कुछ पूछता है, जितना मैं कोशिश होती है उतना मैं उसको रिप्लाई करके ज़रूर बताता हूँ। और वैसे बहुत सारे मुझे पता है पेंडिंग में मैसेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन सबका रिप्लाई धीरे धीरे हो रहा है भाई। लेकिन अब बात करेंगे आज यूपीएस, एनपीएस और आपकी ओपीएस के बारे में, क्योंकि आपको पता है अब 1 अगस्त से आपकी यूपीएस जो है हरियाणा में लागू हो जाएगी, जैसी घोषणा हो चुकी है। तो हरियाणा का जो कर्मचारी है वो ये चाहता है कि भाई यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में से कौन सी बेटर है। ओपीएस तो आपके लिए बेटर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आपके ऊपर लागू है ही नहीं अभी। जो पुराने ओपीएस में वो ओपीएस में रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को भी ले लेता हूँ, इसमें बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ और किस में रहने में फ़ायदा है। क्योंकि अभी केवल 1 अप्रैल से तो केंद्र सरकार ने शुरू करा कर्मचारियों के लिए, अब हरियाणा सरकार भी 1 अगस्त से कर रही है। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा, तो आपको उससे अपना आइडिया लगा लेना। मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूँ। मेरे पास भी कंपैरिजन आया था, वैसे मैं भी इस पे वीडियो बनाने लिए कई दिन से कर रहा था, जिस दिन से यूपीएस का नोटिफिकेशन आया। लेकिन फिर बेसिक सी बातें सुन लो। सबसे पहली बात करें कि यूपीएस और एनपीएस जो है वो किस टाइप की स्कीम है। ये कंट्रीब्यूशन इसमें दोनों कर्मचारी का और सरकार का होता है, और जो ओपीएस है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता किसी प्रकार का। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा, सबसे पहली बात जो अभी इसमें आई निकल के, वो पहला डिफरेंस तो ये है, अगर बात करें पेंशन की, किसी पेंशन कितनी बनेगी, तो यूपीएस में अगर बात करें पेंशन, तो यूपीएस में 50% ऑफ एवरेज ऑफ बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, मतलब जो लास्ट के 12 महीने हैं उसका जो एवरेज बेसिक आएगा उसका 50% आपको बेसिक मिलेगी। उसके ऊपर डीए अलग से मिलेगा जो उस टाइम पे चलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये 50% जब मिलेगी जब आप जो क्वालिफाई सर्विस है, यानी कि जो 25 साल की जो सर्विस इसमें आपको करनी पड़ेगी, तब आपको इसमें 50% मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जो सर्विस है वो 25 साल से कम है, यानी कि 10 साल तो मिनिमम सर्विस करनी है, और 10,000 रुपये मिनिमम बेसिक है, वो भी पेंशन मिलेगी आपको। तो 10 साल से 25 साल के बीच की सर्विस है, तो फिर वो रेशियो में पता चलेगा कि वो 50 की जगह आपको 40 मिले, 30 मिले, और डिपेंड करता है आपकी सर्विस कितनी हो। लेकिन 50% आपकी बेसिक की लेनी है तो आपको 25 साल सर्विस करनी पड़ेगी। यूपीएस में पेंशन क्या है, यूपीएस में एनपीएस में, यूपीएस बता दिया। एनपीएस में कोई फिक्स नहीं है। एनपीएस में जो पैसा आपका एनपीएस में जमा होगा वो पैसा में से आप 40% रिटायरमेंट के टाइम ले सकते हो, 60% ले सकते हो, 40% आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। अब अगर आपको पेंशन ज़्यादा चाहिए तो आप वो जो 40% छोड़ा है उसको 50% कर लो, 60% कर लो, 70 कर लो। मतलब 40% मिनिमम तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा कॉर्पस के अंदर। उसके बेस पे आपको पेंशन मिलेगी, वो कोई फिक्स नहीं होती। लेकिन अगर किसी की नौकरी लंबी है, जिसकी नौकरी 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी है, 25 से ऊपर है, तो उसको एनपीएस में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपैरिजन टू यूपीएस। ओपीएस के कंपैरिजन में नहीं, ओपीएस अलग चीज़ है। ओपीएस में कोई पैसा नहीं जुड़ता आपका, कोई कटता नहीं। ओपीएस में तो लास्ट बेसिक का सीधा मिलता है। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, मिनिमम पेंशन की बात करें तो यूपीएस में मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये है, चाहे आपकी आपकी जो बेसिक है वो कितनी भी हो। सर्विस तो 10 साल करनी पड़ेगी मिनिमम, बेसिक कितनी भी हो। अगर आपकी बेसिक मान लो उस टाइम पे 10 साल की सर्विस में, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो है नहीं ऐसा, लेकिन एग्जांपल की कि 10 साल की सर्विस में आपकी बेसिक हुई कितनी, मान लो 18,000 एग्जांपल के लिए। वैसे होगा नहीं ऐसा, क्योंकि मिनिमम बेसिक शुरुआती बेसिक केंद्र सरकार में 18,000 से, हरियाणा में 16,900 से है, तो इसका कोई वो नहीं है। तो चलो इसको छोड़ो, 10,000 रुपये मिनिमम आपकी पेंशन जरूर मिलेगी आपको 10 साल की सर्विस होने के बाद, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें एनपीएस में कोई मिनिमम पेंशन नहीं है। अब बात करें ओपीएस में, ओपीएस में पेंशन मिनिमम है 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन इसमें रखी गई है 10 साल की सर्विस के बाद, वो ओपीएस में। लेकिन ओपीएस आपके ऊपर अभी लागू नहीं है, पुराने कर्मचारियों के ऊपर ही लागू है। और इसीलिए सरकार यूपीएस लेके आई है, ताकि आज जब यूपीएस नहीं थी, मार्केट में यूपीएस का कोई चर्चा नहीं था, जब कंपैरिजन होता था एनपीएस का और ओपीएस का, अब ये यूपीएस आ गई तो क्या हुआ, अब ओपीएस की छोड़ दी चर्चा। अब
ये दिखाने लग गए कि भाई एनपीएस और यूपीएस में से कौन सा में बेनिफिट है। मेरे पास भी यही कमेंट आते हैं कि जी ये बताओ यूपीएस और एनपीएस में से कौन सा फायदेमंद है। यूपीएस ओपीएस की जगह छोड़ दी, इसीलिए यूपीएस आया है। फैमिली पेंशन की बात करें तो वो यूपीएस में जो फैमिली पेंशन है वो 60% आपकी जो थी उसकी मिल जाएगी, आपकी जो पेंशन बनती है उसका 60%। एनपीएस में कोई फैमिली पेंशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपका जो कॉर्पस है वो कितना है उसके हिसाब से। और ओपीएस के अंदर 30% मिलता था फैमिली पेंशन को, लेकिन मिनिमम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये आज के टाइम पे है। मिनिमम 9,000 रुपये फैमिली पेंशन है। अगर बात करें डीए या डियरनेस रिलीफ डीआर की, तो इसमें आपको मिलेगा, यूपीएस में डीआर मिलेगा आपको, डियरनेस रिलीफ। यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और आपका ओपीएस में भी मिलता है, जैसे डीए मिलता है ऐसे डीआर जनवरी और जुलाई में। ग्रेजुएटी की बात करें तो ग्रेजुएटी तीनों में है, ठीक है, तीनों में ग्रेजुएटी इसमें है। हर 6 महीने की सर्विस के बाद जो आपको मिलेगा उस हिसाब से। लमसम अमाउंट की अगर बात करें तो लमसम अमाउंट इसमें जो यूपीएस में बताया गया है वो ये है, 6 महीने की सर्विस पूरी होने के बाद आपको बेसिक का जो 10% बेसिक प्लस डीए का आप हर 6 महीने में एक बार मिलेगा। मतलब कि 6 महीने सर्विस हुई तो आपकी बेसिक प्लस डीए, मान लो आपकी बेसिक प्लस डीए बन के बनता है 30,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए, तो 30,000 10% 3,000 रुपये हर 6 महीने के हिसाब से जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे बेसिक प्लस डीए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन यूपीएस में क्या है, लमसम अमाउंट आप 60% मैक्सिमम रिटायरमेंट के टाइम ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और बात करें यूपीएस में, तो यूपीएस में जो है ना वो कम्युनिटी पेंशन होती है, 40% से ज़्यादा नहीं मिल सकती वो वाली, और फिर वो आपको 15 साल में वापस भरनी पड़ती है। जैसे फौजी वगैरह लेके आते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। वो मतलब एक तरीके से आपको उधारी मिल देती है कि भाई 10,000 रुपये ले जाओ, 10 लाख रुपये ले जाओ और बाद में कटवाते रहना। लेकिन इनमें वो कटवाने वाला सिस्टम नहीं, इसमें आपका पहले कटेगा फिर बाद में मिलेगा। अगर बात करें इसमें कंट्रीब्यूशन की, तो यूपीएस में 10% प्लस डीए सरकार देगी, 10% प्लस डीए कर्मचारी का कटेगा। लेकिन बात करें एनपीएस में, तो एनपीएस में 14% सरकार देती है, 10% कर्मचारी का कटता है, बेसिक प्लस डीए का ही। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसमें आप अपनी मर्जी से अपना जीपीएफ अकाउंट में कुछ भी कटाओ वो आपकी मर्जी। पूल कॉर्पस बताया गया है, एक यूपीएस में है वो 8.5% सरकार देगी, लेकिन वो कब देगी, जब आपका जो पेंशन है वो पेंशन जो मिनिमम 10% 10,000 रुपये रखी गई है उसके गैप को फिलिंग करने के लिए, मतलब अगर किसी की सर्विस कम है और वो 10,000 रुपये पेंशन के हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए था, तो वो गैप भरने के लिए 8.5% एडिशनल कंट्रीब्यूशन सरकार कर देगी बेसिक प्लस डीए का, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ओपीएस में कोई प्रावधान नहीं। अगर बात करें एडिशनल पेंशन या फैमिली पेंशन की, तो यूपीएस में नहीं है या एनपीएस में भी नहीं है। और आपकी जो एडिशनल पेंशन मतलब जो उम्र के हिसाब से बढ़ती हो, ओपीएस में क्या सिस्टम है, जब आपकी एज 80 साल हो जाएगी तो आपकी पेंशन में 20% बढ़ोतरी हो जाएगी। जब आप 85 साल के हो जाओगे तो 30% बढ़ोतरी, 90 साल के हो जाओगे तो 40% बढ़ोतरी, और 100 साल के हो जाओगे तो 50% नहीं 95 के हो जाओगे तो 50%, और 100 साल के हो जाओगे तो 100% पेंशन में बढ़ोतरी होती चलेगी, ऐसे है। लेकिन एनपीएस और यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि इसमें पेंशन वैसे ही नहीं है वो वाली चीज़। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के ऊपर क्या बेनिफिट है वो सुनो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मेरे ऑफिस में भी है और मेरे जानकार भी हैं जो मुझसे ये पूछते हैं बार बार कि जी 10,000 पेंशन कैसे मिलेगी। वो ये सोचते हैं कि 10 साल की सर्विस करी, रिटायरमेंट लो और 10,000 पेंशन लो यूपीएस में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेंशन 10,000 मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब आपकी रिटायरमेंट की एज सुपर एनुएशन की डेट होगी तब। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर कोई बंदा 10-12 साल की नौकरी करके वॉलेंट्री रिटायरमेंट वीआरएस ले जाता है, ध्यान देना 12 साल की रिटायर, लेकिन जिस दिन उसने 12 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ली, उसके बाद भी उसकी मान के चलो 5 साल की सर्विस बची हुई थी, यानी कि वो 58 साल का होने में 5 साल की और कसर थी, लेकिन वो 12 साल नौकरी करते रिटायरमेंट ले गया, उसको पता नहीं था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसको पेंशन कब मिलेगी, उसको पेंशन तब नहीं मिलेगी जब वो वीआरएस ले लेगा। उसको पेंशन मिलेगी जिस दिन उसकी सुपरएनुएशन की डेट होगी, यानी कि जब वो 58 साल की एज को, यानी कि उस डेट को पेंशन मिलेगी जिस डेट में अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता, कंटिन्यू करता, तो जब उसकी सर्विस खत्म होती तब उसको उस डेट को उसको पेंशन मिलनी शुरू होगी, यानी कि अगली 5 साल तक उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। ये यूपीएस की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें एनपीएस में, तो एनपीएस में तो आपका जो कॉर्पस है, जो
मतलब अगर आप पहले रिटायरमेंट लेते हो तो वही सेम चीज़ है। अगर वीआरएस लेते हो तो आपका जो भी कॉर्पस बना 20% आपको उस टाइम दे देंगे रिटायरमेंट के टाइम, जब आप रिटायरमेंट लोगे। लेकिन वीआरएस की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं। मान लो आपके 58 साल की नौकरी है और आप 52 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले गए, तो आपको उस टाइम पे एनपीएस में केवल 20% पैसा मिलेगा, 80% रख लिया जाएगा। 80% पैसा आपका 58 साल तक रहेगा। जब 58 साल हो जाएगी तब आपको अगर लेना चाहते हो तो आपको 60% का जो मिलता था तो 20% वो काट के 40% पैसा रिटायरमेंट की जो एज एक्चुअल में होती है 58 साल, उस दिन 40% मिल जाएगा और 40% वहाँ पे रख लिया जाएगा। उससे आपकी पेंशन बनेगी। तो इसमें भी सेम चीज़ है, पेंशन मिलेगी 58 साल से ही, रिटायरमेंट बेशक पहले ले लो। लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं है। ओपीएस में आपको वीआरएस लेनी है, पेंशन चाहिए तो 20 साल की सर्विस के बाद आप वीआरएस ले सकते हो, आपकी पेंशन रिटायरमेंट के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। समझ गए? ये फ़र्क है इसमें तीनों में। अगर बात करें इसमें रिस्क क्या है, तो यूपीएस में थोड़ा रिस्क कम है, ध्यान देना। यूपीएस में थोड़ा रिस्क कम है, क्यों? क्योंकि इसमें सरकार एश्योर कर रही है कि हम 50% आपको देंगे पेंशन। एनपीएस में कोई एश्योरिटी नहीं है, एनपीएस मार्केट बेस है। और बाद में बताऊंगा वैसे कि इसमें फ़ायदा है, लास्ट में वीडियो में 2-3 चीज़ें और सुन लो। तो एनपीएस में कोई अश्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सरकार एश्योर नहीं कर रही आपको, वो बिल्कुल मार्केट बेस्ड है। तो इसमें आप कह सकते हो रिस्क है, लेकिन लास्ट में। और अगर बात करें ओपीएस की, तो ओपीएस में तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ आपका लगना ही नहीं, वो तो सरकार को देना जो देना है। अगर टैक्स की बात करें तो यूपीएस में टैक्स के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया टैक्स बेनिफिट का, लेकिन एनपीएस में टैक्स बेनिफिट है। जो आपका एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल है, ध्यान देना। अगर जब आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको जो 60% पैसा मिलेगा उसमें से लगभग 40% टैक्स फ्री है, 20% पे टैक्स है, ध्यान रखना। जो आप 60% लोगे उसमें, तो उसी के बारे में बात है कि 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज टैक्सेबल, यानी जो आपका पैसा कट रहा है वो टैक्सेबल है। और एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट फॉर कंबाइंड लिमिट ऑफ 1.5 लाख अंडर 80C या 80CCC एंड 80CCD1। जो आपका आप टैक्स पर फॉर्मा भर के देते हो डिपार्टमेंट को साल में लास्ट में मार्च की सैलरी के लिए कि मेरा इतना था टैक्स बनता ही बनता है, तो उसमें आपने देखा होगा 80C के तहत 1.5 लाख तक आप ले सकते हो बेनिफिट। उसमें आपका एजुकेशनल सेस हो गया, आपका ये एनपीएस हो गया, आपकी एलआईसी वगैरह होगी, आपका एचआर, इस टाइप के जो दिखा सकते हो आप, तो उसमें वो बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन टैक्सेबल रहेगा 10% आपका, ठीक है। लेकिन ओपीएस में टैक्स का जो ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन होता नहीं तो वो टैक्स में लगेगा नहीं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस इसमें मैंने बता दिया आपको। अब बात है जी फिर इसमें फ़ायदा किसको है, तो फ़ायदा ऐसा है, देखो अगर बात करो सर्विस के ऊपर डिपेंड है हर आदमी की। एक तो अपनी क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज़रूरत या कह सकते हो अपनी सिचुएशन सबकी अलग अलग है। अगर बात करूँ मैं एक कॉमन सिचुएशन, तो जिस बंदे की सर्विस 25 साल या उससे ज़्यादा की है उसको तो बिना सोचे विचारे मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अपना मानना है, एनपीएस बेटर है। मेरे निजी विचार है ये, आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है। मेरा निजी विचार ये है जिसकी सर्विस 25 या उससे ज़्यादा साल की है तो वो एनपीएस उसके लिए बेटर है। खुद मेरे लिए मैं एनपीएस में ही रहूँगा अभी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी 37 साल की नौकरी है। दूसरा, जिसकी सर्विस 25 साल से कम है, ओपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपीएस तो मिलेगी जब तो मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है। यूपीएस और एनपीएस की बात कर रहा हूँ, जिसकी सर्विस 25 साल से कम है। अब वो डिपेंड करता है कि 25 साल से कम तो सर्विस है, लेकिन आप किस पोस्ट पर हो, आपकी बेसिक पे क्या है। अगर आपकी बेसिक पे बहुत अच्छी है तो आपके लिए एनपीएस बेटर है, वो भी बताऊँगा क्यों बेटर है। अगर आपकी बेसिक पे कम है, आपको लगता है कि लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तो आप यूपीएस में जा सकते हो 25 साल से कम वाले जिनकी सर्विस है। लेकिन एक नुकसान और है कि 25 साल की नौकरी करने के बाद ही आपको 50% पेंशन मिलेगी यूपीएस में। तो अगर थोड़ी बहुत ही कम है तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा अपने सैलरी के हिसाब से कि आपका एनपीएस रहेगा तो क्या बनेगा। एनपीएस कैलकुलेटर भी है, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि मेरा टोटल कॉर्पस क्या बनेगा। लेकिन लास्ट में अगर मैं बात करूं तो भाई निचोड़ क्या निकले एनपीएस यूपीएस में से, तो निचोड़ ये निकलता है, कई चीज़ें देखनी होती हैं। हम हर बार ये देखते हैं पेंशन पेंशन पेंशन, पेंशन मिलेगी आपको 58 साल के बाद, ठीक है।
आप पहले तो ये देखो कि आपका जो कल्चर है, यानी कि जो आपका रहना सहना खाना पीना जो है, आपका कल्चर है, आपकी दिनचर्या जो है, क्या आपको लगता है कि आप 60-65 साल मतलब निकाल पाओगे? आजकल जो देखने में आ रहा क्या हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, मतलब 60-65 साल तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों? हमारा खाना पीना और रहना सहना ऐसा हो गया। मैं सबकी नहीं कह रहा, मतलब लेकिन मोस्टली यही चीज़ आ रही है। तो पेंशन लेने के लिए बंदे का जीवित रहना भी ज़रूरी है। तो अगर आपका रहना सहना और कल्चर, आपको अपने कल्चर का आपको पता होगा, आपकी दिनचर्या क्या है। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो निकाल जाऊँगा टाइम लंबा, तो आप ले सकते हो यूपीएस। लेकिन आपको लगता है कि भाई नहीं, मतलब इतनी साल, मुझे तो लगता नहीं कि भाई 60-65 साल पहुंच पाएंगे। क्यों? और भी कुछ ना, तो यार रोड पे इतना ट्रैफिक हो रहा है, पता नहीं कहाँ क्या हादसा हो जाए, होने लग रहे हैं। बचे ना बचे, ऊपर से कैशलेस सिस्टम है नहीं, कर्मचारियों का 3500 रुपये की लिमिट फंसी पड़ी, कहीं कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी अलग वीडियो में बात करेंगे। कैशलेस कहने को सरकार ने कर दिया, लेकिन है नहीं कुछ भी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा कैशलेस में, कोई भी हॉस्पिटल नहीं करता। रियम्बर्समेंट में फिर इतना बिल देगा कहाँ से बंदा? अपने ही ऑफिस के कर्मचारी अपने ही कर्मचारी के लिए इस तरह से ट्रीट करेंगे मेडिकल बिल में कि जैसे कि भाई वो किसी और का बिल ले आया हो। उसका मेडिकल बिल क्लियर करने में 10 कानून मारेंगे। फैमिली आईडी दिखाओ, ये पर जो कि फैमिली आईडी कोई प्रावधान नहीं है, चलो उसको छोड़ो, बाद में बात करेंगे उसकी। तो आप ये देखो कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, पेंशन आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे, उसके बाद तय करना यूपीएस और एनपीएस। लेकिन मोटा मोटा मैंने बता दिया, 25 साल से ऊपर नौकरी तो एनपीएस में रहो, 25 साल से कम है तो जिसकी बेसिक पे अच्छी है वो भी यूपी एनपीएस में जाओ, जिसकी बेसिक पे बहुत कम है, मान लो कोई ग्रुप डी में है, क्लर्क है, ये मतलब जिसकी बेसिक पे 25-500 तक है, वो सोचे कि भाई मैं यूपीएस में जाऊँ कि एनपीएस में जाऊँ। क्योंकि अगर सर्विस कम है तो एनपीएस में सबसे बड़ा बेनिफिट उसी को है जिसकी सर्विस लंबी है। जिसकी सर्विस 35-36-37 साल है ना, उसका मोटा पैसा आएगा। समझ गए? क्यों? लास्ट टाइम में बंदे की सैलरी अच्छी होती है और उसी टाइम पे जो आपका जुड़ चुका उसके ब्याज बहुत ज़्यादा आता है। तो सर्विस 2 साल की सर्विस, मान लो एक बंदे की सर्विस है 35 साल, एक की 37 साल, वो 2 साल में ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा वहाँ पे। तो ये था भाई कंपैरिजन थोड़ा सा, जो मेरे पास ये कह रहे थे कि यूपीएस एनपीएस में बताओ कि हरियाणा के कर्मचारी क्या करें। तो हरियाणा का कर्मचारी बहुत समझदार है, वो अपने हिसाब से भी सोच लेगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया और किस चीज़ में फ़ायदा है किस में नहीं है। फिर लास्ट में फिर कह रहा हूँ, ये मेरा निजी व्यक्तिगत विचार है, आपको अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट करना, नहीं लगे तो किसी और विद्वान से आप राय ले सकते हो। थैंक यू। का दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अगर नहीं जुड़े हो, कर्मचारी मेरे साथ 20,000 जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाना। धीरे धीरे कर्मचारियों का परिवार बढ़ा रहे हैं और आप क्या अभी तक भी उठाइए और आगे भी उठाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। आपका दिन शुभ।